आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकुर यादव साहब, दीर्घायु गैस्ट्रो लिवर सेंटर जौनपुर। डॉक्टर साहब पूर्व सहायक प्रोफेसर एसजीपीजी लखनऊ। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में आपने समय निकाला और आज आप हेपेटाइटिस के बारे में, आज जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनके लिए आप कुछ हमें बताएं कि हेपेटाइटिस क्या है और हेपेटाइटिस के बारे में कैसे बचा जाए, उसकी क्या क्या दवाएं अवेलेबल हैं और उसकी क्या टीका अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग बेसिकली हेपेटाइटिस को जाने की होता क्या है। जी सर। हेपेटाइटिस बेसिकली लिवर में इन्फ्लामेशन को कहते हैं, चाहे इन्फ्लामेशन कहिए, चाहे उसमें लालिमा कहिए, चाहे उसको सूजन कहिए। बेसिकली डैमेज होने के, जो लिवर सेल्स की जो डैमेज होने की प्रक्रिया की शुरुआत है, उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस के कारण क्या है जिससे कि लोगों को हेपेटाइटिस होता है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्य रूप से जो कारण होते हैं वो अल्कोहल होता है, जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से लिवर में स्वेलिंग होती है, फिर धीरे धीरे लिवर के सेल्स का डिजनरेशन होता है, उसकी वजह से लिवर डैमेज होने लगता है, फिर बाद में सिरोसिस हो जाता है और बाद में उसको कैंसर या डिकम्पनसेशन हो सकता है। इसके अलावा और भी कारक होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, ये मुख्य वायरसेस होते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है, जिसमें कि ड्रग के कारण हो सकता है, दवाइयों के कारण, जैसे कि टीबी की दवाइयां असर करती हैं लीवर पे, कुछ और भी दवाइयां होती हैं जो कि लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कभी कभी हम हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं अपने हेल्थ बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो लीवर पे दुष्प्रभाव डालती हैं और हेपेटाइटिस क्रिएट करती है। हेल्थ सप्लीमेंट भी डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ सप्लीमेंट भी। तो वो भी सेफ नहीं है आज के डेट में? वो उसमें स्वेलिंग होता है और लीवर का डिजनरेशन होने लगता है सेल्स का। और डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स बड़े वेग से होते हैं। इसमें जो यूजुअल जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, आज हम हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में मोस्टली जो है वायरल हेपेटाइटिस के विषय में चर्चा करेंगे। तो जो वायरल हेपेटाइटिस होता है उसमें मोस्टली मरीज आता है, हमें फीवर हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे भूख लगना बंद हो गया, कमजोरी आने लगी, शरीर में अजीब सा दर्द होने लगा, पेट में दर्द भी बता सकता है, उल्टी बता सकता है, और जब फीवर धीरे धीरे कम होता है तो बताता है कि हमें धीरे धीरे आंखें पीली होने लगी, यूरिन पीला होने लगा, कभी कभी इतना पीला हो जाता है पेशाब कि वो बताता है कि जैसे सरसों के तेल की तरह गाढ़ा यूरिन होने लगता है। ये सब मुख्य लक्षण हैं हेपेटाइटिस के। और डॉक्टर साहब, इसको कैसे डायग्नोज कैसे किया जाए? तो हेपेटाइटिस बेसिकली जो डायग्नोसिस का तरीका है, उसमें हम लोग जो सबसे पहला जो क्रम होता है वो हिस्ट्री का होता है। हिस्ट्री से ही हम लोग 90% चीजें पता कर लेते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पे हम लोग लैब टेस्ट कराते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, SGOT, SGPT जो कि बढ़ा रहता है। बाद में बिलिरुबिन वगैरह भी बढ़ता है, एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट कराते हैं, एल्बुमिन वगैरह भी टेस्ट करते हैं। उसके अलावा वायरल मार्कर्स करते हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, E, इन सब के वायरल मार्कर्स होते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी करते हैं, अगर इनसे डायग्नोसिस नहीं बनती है तो। जैसे कुछ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, मैं बताना भूल गया कि ये भी एक कारण होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें शरीर स्वयं अपने लीवर को डैमेज करता है, इसको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो इन सब के भी अलग से टेस्ट होते हैं, हम लोग करते हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोग जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है उनके लिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट करते हैं कि उसमें स्टिफनेस कितनी है, लीवर कितना स्टिफ हो चुका है, अंदर से कितना डैमेज हो चुका है, उसके कारण लीवर पे प्रभाव कितना पड़ा। कभी कभी जरूरत पड़ने पे हम एंडोस्कोपी से अंदर से कैमरे से देखते हैं कि कहीं नसें तो नहीं खुली हुई हैं जो आगे फटे और खून की उल्टी वगैरह हो। तो ये सब चीजें डायग्नोसिस की प्रक्रिया में आता है। जैसा पेशेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग टेस्ट ऑर्डर करते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है हेपेटाइटिस के आज के समय में अगर बात किया जाए तो? हाँ, इसमें देखिए जो 90% हेपेटाइटिस होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। मीन्स अगर हम ट्रीटमेंट न भी करें या उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें तो वो सही हो जाता है। मतलब कि अगर उसको फीवर आ रहा तो हम एंटीबायोटिक दें, फीवर की दवा दें, दर्द हो रहा तो दर्द की दवा दें, ठीक है, उल्टी हो रहा तो उल्टी की दवा दें। तो और हम कहते हैं मरीजों से कि हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी अच्छा ले, ठीक है, नारियल पानी पिए, पानी की कमी ना होने दें। जरूरत पड़ने पे हम लोग IV फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में
ये जो है इसी से सबसाइड हो जाता है। कभी कभी लीवर ज्यादा डैमेज होता है तो हमें एडमिशन करना पड़ता है कुछ समय के लिए कि लीवर जब तक कि अपनी पुरानी स्थिति में लौटने के पाथ पे ना आ जाए, तो ये चीजें होती हैं। कभी कभी क्रोनिक हेपेटाइटिस में अगर पेशेंट चला गया है, मैं ये बताना भूल गया कि हेपेटाइटिस मुख्यतः दो रूप में होता है। एक एक्यूट हेपेटाइटिस जो थोड़े समय के लिए होता है, एक क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है जो लंबे समय के लिए होता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में कभी कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जैसे हेपेटाइटिस बी में हम एंटीवायरल देते हैं, हेपेटाइटिस सी में हम एंटीवायरल देते हैं। एंटीवायरल में वायरस के अगेंस्ट जो दवाइयां काम करती है उनका कुछ कोर्स होता है, उसमें हम देते हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में जिंदगी भर भी कुछ दवा खानी पड़ सकती है। हेपेटाइटिस सी क्यूरेबल है आज के डेट में? बिल्कुल, मतलब इसको पूरी तरह सही किया जा सकता है? हेपेटाइटिस सी और बी 99.9% इसका क्यूरेबल रेट है। जो दवाइयां हेपेटाइटिस सी की अवेलेबल है, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। इसमें जरूरत पड़ने पे 3 महीने या 6 महीने का हम लोग कोर्स चलाते हैं, बिल्कुल पेशेंट सही हो जाता है, बिल्कुल क्योर हो जाता है। और डॉक्टर साहब, इसके आज के डेट में भारत में, जहां इंडिया में, हम लोग इसको बचने के लिए टीका अवेलेबल है हेपेटाइटिस? बिल्कुल बिल्कुल। हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं टीके द्वारा। जो टीके बेसिकली अवेलेबल है अपने यहाँ, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का है। हेपेटाइटिस बी और सी बेसिकली ब्लड बॉर्न होते हैं, खून से फैलते हैं। तो बेसिकली जो प्रैक्टिसेस होते हैं, जो माल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे सेक्स प्रैक्टिसेस होते हैं, वो हम सेव करें, ठीक है, टैटूइंग वगैरह ना करें, आईवी ड्रग अब्यूज ना करें, तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं, बेसिकली इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और थी जो कि मुझे आप सभी लोगों के लिए आप जानकारी दें कि हमने जो कि आज की डेट में सुना है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोग कहते हैं कि झाड़ फूक से हमारा ये पीलिया या हेपेटाइटिस या कुछ माला हमने पहन लिया, सुना है कि उससे ये रोग सही हो जाता है। क्या ये संभव है? एक्चुअली में संभव इसलिए है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लगभग 90% जो हेपेटाइटिस होता है सेल्फ लिमिटिंग होता है। मतलब कि अगर हम सिम्टोमेटिक दवा दें तो वो अपने आप ही सही हो जाता है। ये जो माला और झाड़ फूक इसी में काम आता है कि वो चूंकि उसका एक ड्यूरेशन नेचुरल कोर्स है। शुरू में फीवर होगा, फिर फीवर जैसे जैसे धीमे सबसाइड होगा, मतलब फीवर कम होगा तो पेशेंट को पीलिया आने लगेगा। फिर धीरे धीरे एसजीओटी-पीटी कम होगा, फिर पीलिया धीरे धीरे कम होगा। तो ये नेचुरल कोर्स होता है हेपेटाइटिस का। उसी का फायदा ये झाड़ फूक और ये माला वाले उठाते हैं। तो झाड़ फूक से धीरे धीरे वो कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके द्वारा वो दिखाते हैं कि पीलिया निकल रहा है। एक्चुअली में पीलिया का अपने कोर्स से धीरे धीरे स्वतः सही होता है। हम बस हल्की दवाएं दें, दवा न दें तो भी। और रही बात माला की है, तो माला में वो जैसे आपने माला टांगा हुआ, पसीना आ रहा, तो वो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करता रहता है जी, ठीक है। और वो एब्जॉर्ब करता है बिकॉज बिलिरुबिन आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, तो स्वेट के माध्यम से वो स्वेलिंग होगी, वो मोटा होगा, बिलिरुबिन उस पे जाएगा, वो पीला होगा। तो आप और धीरे धीरे वो नेचुरल कोर्स उसका चल रहा है, पीलिया अपने आप धीरे धीरे कम होगा और ये मोटा होगा। तो उससे लगेगा कि पीलिया वो अवशोषित कर रहा है, आपका पीलिया भी डाउन हो रहा है। तो ये चीजें एक्चुअली में कुछ है नहीं, मात्र एक नेचुरल कोर्स का फायदा उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर यादव सर, आज हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अंकुर यादव सर ने सारी जानकारी दी जो कि हेपेटाइटिस से कैसे बचें और उसके क्या क्या कारक हो सकते हैं और उसके जो भी दवाएं अवेलेबल हैं डॉक्टर साहब ने बताया। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।